हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो है कि हम आज 15th लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स करेंगे, तो जिसमें हमारा है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज कुछ बेसिक्स इसके, और इसके बाद हम इसके जो कोर पे जाएंगे, जैसे जो सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो है, उन पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आप आज से मिला, तो कुछ मेरा अपना भी काम था। आई होप कि आप माइंड नहीं करोगे। तो सबसे पहले आप सबको माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी, अपने लिए भी, और पढ़ाई भी कीजिएगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। ठीक है, देखिए तो कुछ बेसिक टर्म्स पहले डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे फिर जो कोर है इसका उस पर चलेंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो कुछ टर्म्स है उनको हम डिफाइन करेंगे। तो पहला टर्म है मनी। ठीक है, तो मनी क्या होता है? देखिए, मनी हम उस चीज़ को कहते हैं, एनीथिंग जिसका जनरल जिसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी हो इकोनॉमी में। ठीक है, देखिए हम मनी यूज़ करते हैं आज की मॉडर्न वर्ल्ड में। देखिए मतलब कुछ भी हम इससे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मनी अब क्या है? ये वो कोई यूनिट है जो कोई भी इकोनॉमी सिलेक्ट करती है, जिसका जनरल एक्सेप्टेबल पावर होता है, या एक्सेप्ट इसको जनरली किया जाता है। मतलब ये कि मनी के बदले हम गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं। ठीक है, तो हम एक्चुअली जो वैल्यू होता है मनी का वैल्यू अब किस लिए होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मनी परचेज कर सकती है गुड्स और सर्विसेज, तो इसीलिए मनी का वैल्यू है। अदरवाइज मनी का कोई एज इसकी कोई वर्थ नहीं है। ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर हम देखें आज, तो गुड्स और सर्विसेज की वजह से इस मनी के बदले हम गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं, तो इसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है। ठीक है, तो एज कॉमन यूनिट सर्व करता है इकोनॉमी में। ठीक है, देखिए इकोनॉमी में मनी सब यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का मनी यूज़ होता है, तो मतलब ये है कि जनरल एक्सेप्टेबिलिटी इसकी है, कहीं भी आप कुछ भी इससे खरीद सकते हो। सो दैट इज़ मनी। ठीक है, तो अब मनी को थोड़ा देखिए इन पास्ट टाइम, अगर आप देखोगे पास्ट में, तो समटाइम्स क्या है कि एज लेदर भी एक टाइम पे मनी सर्व हुआ है, तो इट इज़ जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो कभी कुछ स्टोन्स वो भी यूज़ हुए थे, अगर पुराने ज़माने की बात करें स्टोन्स यूज़ हुए थे। ठीक है, या इसी तरह अगर हम देखें जैसे स्टोन्स के बगैर और दीज लेदर, जैसे मैंने आपको बोला। ठीक है, तो लेदर भी एक टाइम पे इसकी भी जो थी एक्सेप्टेबिलिटी मानी जाती थी इकोनॉमी में। सो मनी अब क्या है? एनीथिंग विच हैज़ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, जनरली जो भी एक्सेप्टेबल होता है एज मीन्स ऑफ पेमेंट, जिससे आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए आपने सुना होगा पिछले ज़माने में, अगर हम बात करें पहले क्या हुआ करता था, बिफोर दिस लेदर मनी एट्सेट्रा या स्टोन्स जब यूज़ किए जाते थे, या कहीं बार क्या है कि एनिमल्स भी यूज़ हुए थे एज द मीडियम ऑफ पेमेंट। मतलब कुछ एनिमल्स का वैल्यू रखा गया था, ये इस बराबर है। सपोज ये मान लीजिए 100 kg ऑफ राइस। ठीक है, 100 kg ऑफ राइस, तो इसका वैल्यू कुछ एनिमल्स के बराबर रखा गया था, मान लीजिए 1 बुल। तो एक बुल इसके बदले ये खरीदता, तो इसी तरह 2 बुल्स क्या खरीदते। सो इसका भी एक टाइम पे इसको भी एज मनी, एज मीडियम ऑफ पेमेंट यूज़ किया जाता था। तो मीडियम ऑफ पेमेंट, सिंपल आप इतना याद रखिए, इट इज़ द मीडियम ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो लेकिन हाँ, अब जो बात आती है यहाँ पे, देखिए पिछले ज़माने में आपने देखा होगा मनी, पहले क्या हुआ करता था? बार्टर सिस्टम। चलिए हम अभी इसे आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ फंक्शंस ऑफ मनी, मनी की कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस वो देख लेते हैं। नाउ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये तो है ही। ठीक है, तो मतलब आप मनी को कहीं भी यूज़ कर सकते हो, और इसके बदले आप कुछ भी खरीद सकते हो, कोई भी गुड्स और सर्विसेज आप इसकी पेमेंट थ्रू मनी कर सकते हो। तो इसका मतलब है मीडियम ऑफ एक्सचेंज सर्व करता है। तो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब है, देखिए अगर मनी नहीं होता, अब मान लीजिए वही है वो बार्टर सिस्टम जो पुराना वाला था। ठीक है, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होती थी। ठीक है, अब मान लीजिए कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? देखिए अगर ये कोई है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, या ये आप मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए पेन है। ठीक है, पेन, तो पेन का अब मान लीजिए अब कोई मनी है ही नहीं, तो इस पेन की बहुत सारी वैल्यूज़ होती। कोई कहता नहीं चलिए इसके बदले मैं आपको इतने कुछ दे दूंगा, इतने ग्रेन्स दे दूंगा, इस पेन के बदले में आपको कुछ कोई और कमोडिटी लीजिए, इतना सारा राइस दे दूंगा। ठीक है, तो एक ही कमोडिटी के बहुत सारे वैल्यूज़ होती है। ठीक है, तो एक ही कमोडिटी अगर यहाँ पे हम माने पेन, ठीक है, तो इस पेन के
बहुत सारे वैल्यूज़ बन जाते, टेन्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज़ इसकी, मतलब हर कोई पर्सन अपने पर्सपेक्टिव से इसका एक एक वैल्यू बता देता, नहीं इसका मैं इतना ही दूंगा, मैं ये दूंगा। तो मतलब कोई वो जनरल जो वैल्यू है, एक कॉमन वैल्यू, वो मनी से डिफाइन होता है, ठीक है। तो पेन का मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपीज़ इसका कॉस्ट है, तो अब मान लीजिए थ्रू आउट इंडिया आप कहीं भी जाइए तो इस पेन का कोई भी पेन आप ले लीजिए, उसका कॉस्ट 10 रुपीज़ थ्रू आउट इंडिया आपको मिलेगा। तो ये इसी का मतलब है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अगर ये मनी नहीं होता तो फिर इसी पेन के डिफरेंट प्लेसेस में या डिफरेंट पीपल इसको डिफरेंट वैल्यूज़ अपने पर्सपेक्टिव से देते। तो मनी क्या ऑब्जर्व करता है एज कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी की, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब है, देखिए आपने किसी से कोई लोन लिया, ठीक है, या कोई बोरोविंग की, ठीक है, बोरोविंग या लोन्स एटसेट्रा जो भी आप करते हो, तो ये आपको बैंक लोन देती है, लेकिन बैंक को आपको वापस वो पैसा देना है, या आप बोरो करते हो किसी लेंडर से तो आपको वो पैसा उनको वापस देना है, उस एजेंसी को जिससे आपने लैंड किया। तो उसके लिए जो डेफर्ड पेमेंट्स को सेटल करने के लिए मनी एक मीडियम रहता है, ठीक है, मतलब हाँ हम आपको बाद में दे देंगे, तो जो वो लोन आपको देगी उसी पे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो मतलब फ्यूचर जो ऑब्लिगेशन फिर होगी उसको सेटल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मनी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मनी, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड रहता है, स्टैंडर्ड मतलब एक कॉमन वैल्यू रहता है फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। अगर दो पर्सन है, इसने भी लोन लिया और इसने भी लोन लिया, तो दोनों को 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, सपोज। तो लोन के लिए 5% इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा, तो दोनों के लिए कॉमन मेजर है, ठीक है, ठीक है। तो इसी का मतलब है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। जो भी फ्यूचर ऑब्लिगेशंस है, लोन्स या बोरोइंग्स जो हम करते हैं, उनके लिए जो सेटलमेंट जब उनकी होगी तो वो थ्रू द मनी उसको मेजर करता है, ठीक है। तो मनी उसका स्टैंडर्ड रहता है। नाउ देन स्टोर ऑफ वेल्थ, तो ये तो सिंपल सी बात है। तो मनी जो है ये मतलब आप ऐसा है कि देखिए आपके पास अगर कोई कमोडिटी है वो आप मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब तो इसको इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ भी मनी, हम किसी चीज़ को इन द फॉर्म ऑफ मनी कन्वर्ट करके मनी को स्टोर करते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई लैंड है, कुछ है, बिल्डिंग है, बहुत सारे एसेट्स है, तो उनका जो वैल्यू है हम इन टर्म्स ऑफ मनी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या आप दूसरी बात ले लीजिए, आपके पास कोई भी बैंक बैलेंस है, जैसे अप्रोप्रिएट यहाँ पे बैंक की रहेगा, तो आपकी कोई बैंक बैलेंस है, तो इट इज़ योर, ये तो वेल्थ है ना, मतलब आप इसको एज वेल्थ यूज कर सकते हो, ये आपका एसेट है, ठीक है। सो दैट इज़ द स्टोर ऑफ वेल्थ, ठीक है, बैंक बैलेंस। तो ये है आपका मतलब ये आपकी बैंक डिपॉजिट जो है इन द फॉर्म ऑफ मनी, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेल्थ। तो वेल्थ को स्टोर किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ मनी, ओके। नाउ टाइप्स ऑफ मनी, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मनी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ इस ऑल इसमें आता है फुल बॉडीड मनी। तो फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या है? देखिए फुल बॉडीड मनी का मतलब है, अगर आप यहाँ पे ले लीजिए कोई मनी है, ठीक है, तो ये मान लीजिए कोई गोल्ड कॉइन है, ओके, गोल्ड कॉइन। तो मान लीजिए इस गोल्ड की वैल्यू 500 है और 500 इस पे लिखा है, तो ये 500 इस गोल्ड पे लिखा है, तो गोल्ड का जो इसका ऑलरेडी मतलब जो कमोडिटी है जिस पे ये 500 लिखा है उसकी वैल्यू भी 500 है। तो मतलब मटेरियल और फेस वैल्यू ये जो इस पे नंबर लिखा है 500, और जो मटेरियल मतलब गोल्ड, तो इसका वैल्यू सेम है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी, ठीक है। तो इसका मनी जो होता है, इसका वैल्यू जो होता है वो एज जो कमोडिटी होती है उसके बराबर होता है। जैसे आप गोल्ड कॉइन की एग्जांपल ले लीजिए, जितने का गोल्ड होगा उतने की फेस वैल्यू होगी, तो ये होता है फुल बॉडीड मनी, ठीक है। तो नाउ सेकंड टाइप इज द टोकन मनी, पेपर मनी, या जिसको हम क्रेडिट मनी भी कहते हैं। तो ये टोकन मनी आजकल ज़्यादा यूज़ होता है, या पेपर मनी जो आजकल आप यूज़ करते हो। जैसे पेपर मनी में मान लीजिए ये कोई है, ये आरबीआई ने नोट छपाया 500 का, ठीक है, बट अगर आप देखोगे, देखिए ये 500 इसका फेस वैल्यू है, मगर इसका जो एज सच अगर ये कमोडिटी है, ये तो खाली एक पेपर है, तो इसका कोई एज सच पेपर की बात करें तो कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन इस फेस वैल्यू की वजह से इसका वैल्यू 500 है। तो मतलब इसका फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है देन द पेपर वैल्यू, ठीक है। एज कमोडिटी, सिर्फ एज कमोडिटी चीज़ की बात करें तो खाली ये एक पेपर है और तो कुछ नहीं है, लेकिन जो इस पे ये फेस वैल्यू है, तो ये एक अथोराइज्ड गवर्नमेंट ने, अथोराइज्ड एजेंसी आरबीआई ने इस पे 500 प्रिंट किया, तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है दैन इट इज़ रियल वैल्यू, ठीक है। तो रियल वैल्यू तो इसका यही है कि ये एक पेपर की करेंसी है और कुछ नहीं है, लेकिन जो इस पे ये फेस वैल्यू लगा 500 का, तो 500 इसका फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है दैन इट इज़ कमोडिटी वैल्यू, मतलब इसकी जो रियल वर्थ है
है उससे फेस वैल्यू ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ इन 2016, ये मान लीजिए ये कोई 1500 का नोट था, तो जो ही डिमोनेटाइजेशन हो गई तो डिमोनेटाइजेशन के बाद ये खाली एक पेपर रहा और कुछ नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसी जो अथोराइजिंग एजेंसी थी उन्होंने इसको नल एंड वॉइड करार दिया, ठीक है। तो ये होता है टोकन या पेपर मनी, ठीक है। तो जनरल जो आप यूज़ करते हो, और पेपर मनी का क्या होता है, फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है इसकी कमोडिटी वैल्यू से, ठीक है। तो ये है टोकन मनी, या इसी को हम पेपर मनी या क्रेडिट मनी भी कहते हैं, ठीक है। तो देन रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, तो इसका मतलब क्या है, देखिए अब क्या होता है कि देखिए यहाँ पे क्या होता है, ए टाइप ऑफ टोकन मनी जो कि इशू होता है अगेंस्ट द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ बुलियन। देखिए ये एक टाइप का मनी है। देखिए अगर आपके पास कोई मनी है, ये मान लीजिए इस पे लिखा है 500 या कुछ भी, ये आप आरबीआई को अगर दोगे, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो अगर आप ये आरबीआई को दोगे तो आरबीआई आपको इसके बदले 500 के गोल्ड गोल्ड दे सकता है, ठीक है। तो मतलब आप इस मनी को कन्वर्ट कर सकते हो आरबीआई के साथ, तो उसका मतलब है बुलियन। तो यहाँ पे एक टर्म है बुलियन, बुलियन को याद रखिएगा। इसका मतलब है कि कोई भी मनी अगर एक स्पेशल टाइप ऑफ मनी होता है, जो अगर आप इशूइंग अथॉरिटी जो होती है या जो गवर्नमेंट की बॉडी होती है, उसके साथ अगर आप उस मनी को एक्सचेंज करोगे, ठीक है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे आरबीआई कोई भी पर्सन गया आरबीआई के पास, उसने लिया यही रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, तो उस पर लिखा था 500, तो आपने आरबीआई को दे दिया 500, ठीक है। तो आरबीआई इसके बदले आपको क्या देगा, गोल्ड देगा, ठीक है। तो 500 के बदले 500 का गोल्ड देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, ठीक है, जो कि आप इशूइंग अथॉरिटी के साथ इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। तो इसका जो ठीक है, तो हाँ दूसरी आप थोड़ा इसमें याद रख लीजिए, ये जो इसमें रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, तो ये पहले यूज़ हुआ करता था क्योंकि तब लोगों को ट्रस्ट इश्यूज थे। ट्रस्ट इश्यूज मतलब देखिए पहले क्या हुआ करता था, किंग था, ठीक है, किंग किंग जब था तो देखिए सारा लॉ और ऑर्डर किंग तक होता था। ऐसा नहीं था कि मतलब कोई गवर्नमेंट थी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, फिर लॉज थे, इस तरह जो आज है मॉडर्न वर्ल्ड में, इस तरह का नहीं था। तो इसलिए किंग जब था तो लोगों को ट्रस्ट इश्यूज थे कि हाँ किंग को अगर कल किंग अगर कल उसने कुछ चाहा कि नहीं मुझे, मैं अब ये इसको मनी नहीं मानता, तो इसीलिए तब ज़्यादा यूज़ होता था ये पहले जो होता था ज़्यादा यूज़ फुल बॉडीड मनी, ठीक है, फुल बॉडीड मनी। तो किंग कहता था लोगों को कि आप रख लो, आप इसमें गोल्ड का ये जो वैल्यू है वो बराबर होगा, गोल्ड के कॉइन्स छपा दो, गोल्ड के कॉइन्स मिंट होते थे, तो लोगों को ये भरोसा रहता था कि हाँ अगर मतलब किंग कल कुछ भी कर दे तो हमारे पास गोल्ड है, ठीक है। मतलब ये मान लीजिए फुल बॉडीड मनी 500, ठीक है। तो इसका फेस वैल्यू और वर्थ तो एक जैसी है। तो अगर किंग कल कहे भी कि नहीं चलो अब ये नहीं चलेगा इकॉनमी में, लेकिन फिर भी इसकी जो वर्थ है 500 के बराबर है, ठीक है। तो लोगों को ट्रस्ट इश्यूज थे, दैट इज़ वाई कि पहले फुल बॉडीड मनी यूज़ होती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब सिविलाइजेशन बढ़ी तो रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी आ गया। तो रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड में उन्होंने उनको बोला कि आप जब चाहो, किंग ने कहा कि आप, अगर ये किंग था तो किंग ने कहा कि आप जब चाहो हमारे साथ कन्वर्ट कर सकते हो इस मनी को, ठीक है। तो लोगों को ट्रस्ट हुआ कि हाँ हम किसी भी टाइम किंग को ये पैसा देंगे, ये मतलब अगर 500 दिया पेपर पे लिख के, तो हम ये किंग को दे देंगे और किंग वापस में गोल्ड देगा 500 का, ठीक है। तो और हाँ दूसरी बात इसमें आप रखना याद, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी में, अब अगर किसी पर्सन अगर अब आरबीआई इसको किसी पर्सन को देता है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, ठीक है, कोई पर्सन है उसको रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी इसका मान लीजिए 500 दिया, तो ऐसे में आरबीआई को क्या रखना पड़ेगा, इनको इक्विवेलेंट ऑफ इस 500 के बदले इनको 500 का गोल्ड जरूरी रिजर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके मतलब ये वो मनी होता है जिसको आप इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ बुलियन, तो बुलियन होता है मतलब गोल्ड या सिल्वर जो भी बैकिंग होगी, तो आप इसको आरबीआई के साथ कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई 500 का नोट है तो अगर आप आरबीआई को दोगे तो आरबीआई आपको इसके बदले 500 का गोल्ड दे देगा, ठीक है, 500 का गोल्ड दे देगा, ठीक है। तो ये होता है बुलियन, ठीक है, बुलियन, ओके। तो बुलियन एक वैल्यू है जिसके जो ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी मनी जो आपके पास है, जो आप आरबीआई के साथ जाके गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बदले वो पेपर आप आरबीआई को दोगे और आरबीआई आपको उसके बदले गोल्ड देगा, उसको हम कहते हैं बुलियन, ठीक है।
उसके बाद कन्वर्टेबल मनी, ठीक है। तो कन्वर्टेबल मनी अब यही होता है कि जो मनी हम इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जो मनी, अगर आपके पास कोई ये मनी है, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास कोई नोट है 500 का, ठीक है, 500 का आपने दिया आरबीआई को, ठीक है। तो आरबीआई आपको इसके बदले, इस नोट के बदले आपको 500 का गोल्ड दे सकता है, ठीक है। तो गोल्ड दे सकता है, ठीक है। तो इसमें गोल्ड और मनी एक्सचेंज होता है, ठीक है, इशूइंग अथॉरिटी के साथ। तो जो मनी कन्वर्ट होगा इनटू द वैल्यू ऑफ बुलियन, बुलियन यही कि गोल्ड आपको मिलेगा इस पैसे के बदले, तो वो होता है कन्वर्टेबल मनी। तो ठीक है, तो वो होता है कन्वर्टेबल मनी। और नॉन कन्वर्टेबल मनी, वो मनी जो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ बुलियन, जो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो ये नॉन कन्वर्टेबल मनी या इनकन्वर्टेबल मनी है, ये देखिए इंडिया में ज़्यादा नॉन कन्वर्टेबल मनी ही है। इंडिया में मनी आप वो कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैंने अब एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया था कि आप आरबीआई को 500 दोगे, वो आपको गोल्ड देगा, बट इंडिया में कन्वर्टेबल मनी नहीं होता है। लेकिन कुछ कंट्रीज जैसे लेटविया, कुछ है एस्टोनिया एट्सेट्रा, जो आप ईस्टर्न यूरोप में कुछ कंट्रीज़ वो कन्वर्टेबल मनी यूज़ करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन इंडिया में कन्वर्टेबल मनी यूज़ नहीं होता, इंडिया में यूज़ होता है नॉन कन्वर्टेबल या इनकन्वर्टेबल मनी, ठीक है। तो उसके बाद और एक टाइप आता है लीगल टेंडर मनी, ठीक है। तो लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या है, देखिए ये ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है कि ये मनी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा इकोनॉमी में, ठीक है। देखिए मतलब अगर हम इंडिया में, हम इंडिया की बात करें, अब इंडिया के रेसिडेंट से, ठीक है, अब इंडिया के रेसिडेंट से, ठीक है, इंडिया के सिटीजन से, तो जो भी मनी अब सर्कुलेट करेगा इकॉनमी में, तो हर आप किसी भी शॉपकीपर के पास जाओगे, आप उसको 10 रुपया दे दोगे, तो शॉपकीपर को ज़रूरी वो 10 रुपये में आपको कुछ ना कुछ देना है, ये वो इनकार नहीं कर सकता। इनकार करेगा तो आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है लीगल टेंडर मनी, ठीक है। तो कंपलसरी होता है किसी भी कंट्री में, किसी भी इकॉनमी में इसको एक्सेप्ट करना, ठीक है। मतलब आप इससे कोई भी मतलब ऑब्लिगेशन जो है कुछ भी इसके बदले खरीद सकते हो, और कंपलसरी होता है, ठीक है। अगर इसको नहीं फॉलो किया जाएगा तो लीगल एक्शन ली जा सकती है, ठीक है। तो ये होता है लीगल टेंडर मनी, ठीक है, जिसकी लीगल बैंकिंग होती है, ठीक है। तो देखिए अब इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अब लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब है, देखिए ये इसका कोई लिमिट होता है। आप मान लीजिए कोई 50 पैसा, ठीक है, 50 पैसा, अगर आप शॉपकीपर के पास जाओगे, आप 10 रुपीज़ तक 50 पैसे दे सकते हो, ठीक है। मतलब 10 रुपीज़ तक शॉपकीपर डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। आप कोर्ट जा सकते हो। मतलब अगर आप बस में चढ़े, आपके पास 50 पैसा है, आपने 10 रुपये के बदले 50 पैसा दे दिए, ठीक है, 50 पैसा दे दिए, तो कंडक्टर को ज़रूरी है कि उसको वो एक्सेप्ट करना है, तो वो डिनाई नहीं कर सकता। तो इफ़ ही विल डिनाई, आप कोर्ट जा सकते हो, तो मतलब लीगल एक्शन हो सकती है इसके खिलाफ। तो ये होता है लिमिटेड लीगल टेंडर। लेकिन 10 रुपीज़ के बाद अगर आप और देना चाहोगे तो फिर उसकी मर्जी है, वो फिर डिनाई करे तो आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तो इसको हम कहते हैं लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। मतलब इसका कोई थ्रेशोल्ड होता है, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, आप मतलब इसको मतलब वो किसी भी, आप कुछ भी अमाउंट अनलिमिटेड लीगल टेंडर में दे दो तो एक्सेप्ट करना है, जैसे 1 रुपीज़, ठीक है, 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, ठीक है। कोई किसी शॉपकीपर के पास जाओगे तो आप उसको 100 का दे दो या 2 50 दे दो, तो उसको कंपलसरी वो एक्सेप्ट करना है। ये नहीं बोलेगा कि नहीं मुझे एक 100 बराबर चाहिए, 50 के दो नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये होता है लीगल टेंडर मनी। तो दो टाइप से इसकी, लिमिटेड लीगल एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, ओके। नाउ नॉन लीगल टेंडर मनी, ठीक है। नॉन लीगल टेंडर मनी का मतलब है, देखिए मनी, ये जो ऊपर हमने कहा कि जो कंपलसरीली लेना है, ठीक है, शॉपकीपर डिनाई नहीं कर सकता। तो जैसे आप अगर देखोगे, इंडिया नेपाल का बॉर्डर मिलता है, ये मान लीजिए इंडिया, ठीक है। ऐसे मैं थोड़ा सा ड्राइंग यहाँ पे अब क्या बनाऊँ, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा स्केच। तो यहाँ पे मान लीजिए इंडिया, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे नेपाल है। उत्तराखंड के बॉर्डर को टच कर, उत्तराखंड को अगर आप छोड़ोगे, यहाँ से JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बॉर्डर को टच करता है नेपाल, ठीक है। तो नेपाल बॉर्डर पे क्या होता है कि देखिए नेपाल का और इंडिया का बॉर्डर मिलता है, तो नेपाल की करेंसी जो है, मतलब बॉर्डर एरियाज़ में क्या है कि वहाँ पे मतलब नेपाली रुपी काम करती है, ठीक है, इंडिया के बॉर्डर्स पे, या वहाँ नेपाल में भी जो है इंडिया का रुपी काम करता है, ठीक है। तो एक्सेप्टेबिलिटी है। तो
मगर ऑप्शनल है, ठीक है, मतलब कोई चाहे तो मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई लीगल एक्शन नहीं होगी। इसका मतलब है नॉन लीगल टेंडर मनी। मान लीजिए नेपालीज रुपी, ठीक है, मतलब नेपालीज रुपी या इंडियन रुपी अगर आप मानोगे नेपाल में काम करती है, मतलब वहाँ ऑप्शनल है, किसी भी शॉपकीपर तक कोई ले सकता है, कोई नहीं ले सकता है। ओके, सो दिस इज नॉन लीगल टेंडर मनी, ठीक है। उसके बाद और एक टाइप आता है फिड्यूशरी मनी, राइट। फिड्यूशरी मनी का मतलब है ये मनी करता है सर्व ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल या म्यूचुअल ट्रस्ट। तो मान लीजिए ए टाइप ऑफ ए टाइप ऑफ नॉन लीगल टेंडर मनी ही है ये, मगर ये म्यूचुअल ट्रस्ट की बात आती है, ठीक है। सिर्फ इतना है कि दो पर्सन्स के बीच में ट्रस्ट, हाँ चलिए मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, तो फिड्यूशरी मनी, ठीक है। तो उसके बाद फिएट मनी, तो इट सर्व्स एज मनी ऑन द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। तो ये आप मान लीजिए सिंपल वही मनी जो पेपर मनी या टोकन मनी उसी के बराबर होता है, फिएट या फिएट मनी जो होता है, मतलब गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि ये मनी है तो मनी है। जैसे मतलब गवर्नमेंट अगर मान ले तो कुछ बात मान लीजिए मुद्रा, मुद्रा एक करेंसी की बात चल रही थी, मतलब इक्वलेंट टू 100 रुपीज़ इसको रखा जाएगा एक मुद्रा, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट इसको ऑर्डर में लाती है कि एक मुद्रा 100 रुपये के बराबर है, तो फिएट मनी का कहलाएगा, ठीक है। नाउ नियर मनी, तो नियर मनी का मतलब है हाईली लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे चेक, बॉन्ड्स एंड शेयर्स, ठीक है। देखिए लिक्विडिटी का मतलब है ईज, मतलब कितनी जल्दी आप किसी चीज़ को कन्वर्ट एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हाईली लिक्विड कौन होता है, मनी सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, ठीक है। मतलब आप यहाँ से जाओगे और विद इन नो टाइम, मतलब कितना टाइम लगेगा उसको एक्सचेंज करने में, गुड्स और सर्विसेज परचेज करने में, ठीक है। अगर आप 3 कमोडिटीज़ लोगे, जैसे आप लो एक करेंसी, करेंसी ले लो 100 रुपये की, 100 रुपीज़, और ले लो हाउस, और ले लो आप कार, ठीक है। तो ये 3 है, 100 रुपये की करेंसी, हाउस और कार। तो देखिए सबसे ज़्यादा लिक्विड इसमें कौन होगा, आप बाहर जाओगे, आप सबसे ज़्यादा जल्दी किसको एक्सचेंज कर पाओगे, तो 100 रुपये को जल्दी एक्सचेंज कर पाओगे। तो सबसे ज़्यादा लिक्विड जो जल्दी कन्वर्ट होगा 100 रुपये है। तो उसके बाद कौन लिक्विड होगा, उसके बाद कार होगी कि, ठीक है। तो उसके बाद हाउस होगा, हाउस सबसे कम लिक्विड होगा, क्योंकि ये नहीं है कि आप बाहर जाओगे और हाउस को बेच के आओगे, इतना ऐसा तो नहीं होता है ना। तो हाउस जो है इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, मतलब ब्रोकर का मसला है, फिर 1-2 महीने लगेंगे। तो हाउस अगर आप इसको इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग लिक्विडिटी निकालोगे, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिक्विड आएगा 100 रुपीज़ नोट, ठीक है, 100 रुपीज़ नोट। उसके बाद लिक्विड आएगा कार, ठीक है, और उसके बाद लिक्विड आएगा हाउस, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से देखा जाता है, लिक्विडिटी टाइम के हिसाब से देखी जाती है, कितनी जल्दी कौन सी चीज़ एक्सचेंज की जा सकती है। 100 रुपीज़ विद इन नो टाइम एक्सचेंज हो सकते हैं, आप बाहर जाओगे कुछ भी लाओगे, तो 100 रुपीज़ मतलब किस चीज़ को आप कितनी जल्दी उसके बदले बाकी गुड्स और सर्विसेज ला सकते हो। 100 रुपीज़ आप विद इन नो टाइम आप उसको खर्चा कर सकते हो। लेकिन कार में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ तो ये तो नहीं ना आप बाहर जाओगे और कार लाओगे। तो हाउस सबसे कम लिक्विड होगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप गोल्ड देखोगे तो 100 रुपये के बाद ज़्यादा गोल्ड होगा, ठीक है। तो ये होता है लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये जो नियर मनी अब क्या होता है, देखिए इसमें होता है ये जो हाईली लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब जिनको आप जल्दी मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे हुआ बॉन्ड्स, शेयर्स एंड चेक। तो देखिए चेक अगर आपको कोई देगा तो आप बैंक में जाके मतलब उसको जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो इनटू मनी। इसी तरह बॉन्ड्स, बॉन्ड्स क्या होती हैं, जैसे बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट रेज करती है फंड्स, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे मान लीजिए ये कोई पॉपुलेशन है, पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक। तो ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को अब पैसा चाहिए, गवर्नमेंट के पास मान लीजिए पैसा कम है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बॉन्ड्स इशू करेगी। बॉन्ड्स में मतलब ये आप पब्लिक को एक पेपर दे देंगे और उस पर लिखेंगे 100 रुपीज़ सपोज। तो पेपर दिया पब्लिक ने, पब्लिक को पेपर दिया, और वाप इससे लेंगे पब्लिक से मान लीजिए 100 रुपये लिए, और कुछ टाइम के बाद मान लीजिए 110 देंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए बॉन्ड्स का मतलब क्या है, देखिए गवर्नमेंट को फंड्स ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो कभी कभार क्या करती है गवर्नमेंट, वो बॉन्ड्स इशू करती है, ठीक है। तो बॉन्ड्स क्या होता है, देखिए अगर ये है गवर्नमेंट, ठीक है, और ये इसने बॉन्ड्स इशू किए, तो ये मान लीजिए कोई पब्लिक है, तो पब्लिक को एक पेपर देगी, पेपर उस पर लिखेगी 100 कुछ 100 की 100 का वैल्यू है इस पर, तो पेपर पब्लिक लेगी और पब्लिक क्या देगी वापस,
₹100। तो उसके बाद इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है। मान लीजिए साल बाद जो इसकी मैच्योरिटी होगी अपने हिसाब से, तो उस तरह जो है ये बॉन्ड्स जो है एक पेपर देगी गवर्नमेंट पब्लिक को, और पब्लिक वापस में गवर्नमेंट को पैसा देगी, और फिर गवर्नमेंट उस पैसे को यूज़ करेगी इन द इकोनॉमी, और कुछ टाइम बाद मैच्योरिटी के बाद पब्लिक को वो विद इंटरेस्ट वो पैसा वापस कर देगी। तो इंटरेस्ट जो होता है वो डिफरेंट बॉन्ड्स का डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे बॉन्ड्स रेज किए जाते हैं, जैसे ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड्स आप मुझे बोल सकते हो किस लिए रेज किए जाते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिएगा कि ग्रीन बॉन्ड्स किस लिए रेज किए जाते हैं। ओके। उसके बाद शेयर्स, देखिए शेयर्स क्या होती हैं, जो मतलब स्टॉक मार्केट का आपने नाम सुना होगा। स्टॉक मार्केट में होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स का मतलब है, देखिए कोई भी कंपनी है, आप मान लीजिए रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस। तो रिलायंस इशू करती है अपने शेयर्स। तो बॉन्ड्स गवर्नमेंट यूजुअली इशू करती है, ठीक है। तो रिलायंस अपने शेयर्स इशू करती है, तो शेयर्स शेयर मार्केट में फिर इनका बाइंग और सेलिंग होता है। मतलब आप एक तरह से मान लीजिए जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो मालिक होते हैं, ठीक है, और बॉन्ड होल्डर्स मालिक नहीं होते हैं। तो बॉन्ड होल्डर्स मतलब देखिए, अगर कोई कंपनी, मतलब ये मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई कंपनी है, इसने इशू किए बॉन्ड्स भी, और इसने इशू किए शेयर्स, ठीक है। देखिए फर्क क्या होता है बॉन्ड्स और शेयर्स में। बॉन्ड्स में आपका इंटरेस्ट सिक्योर रहेगा, मतलब आपको एक साल बाद आप अगर चाहे कंपनी डूब भी जाएगी, लेकिन आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कंपनी को आपको इंटरेस्ट ज़रूरी देना पड़ेगा। तो बॉन्ड्स में अमाउंट सिक्योर रहता है। लेकिन शेयर होल्डर्स में क्या होता है, इनमें अगर कंपनी लॉस में चली जाएगी तो शेयर होल्डर्स को भी नुकसान होगा, ठीक है। तो शेयर्स यहाँ पे पेपर करेंसी दे दिया और बोला कि एक साल बाद आपको मैच्योरिटी पे मिलेंगी, तो शेयर होल्डर्स, लेकिन ये शेयर होल्डर्स आप मान लीजिए ये मालिक बन जाते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी का शेयर खरीदते हैं, तो जो भी फिर इस कंपनी को प्रॉफिट आएगा एक साल में, प्रॉफिट प्रॉफिट तो उस प्रॉफिट में से जो है उसका एक हिस्सा जो डिविडेंड कहलाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट अगर आप मानोगे, ये कोई कंपनी है, इसको कोई इसको मतलब साल साल में रिलायंस मान लीजिए, रिलायंस ने कोई काम किया, तो इसने पहले शेयर्स इशू किए, ठीक है, तो उनसे पैसा जमा किया। तो पैसा जमा करने से इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया। तो जब रेवेन्यू जनरेट किया, तो रेवेन्यू से क्या होगा, एक साल बाद उस रेवेन्यू में से इनको जो रेवेन्यू आया उसको फिर बांट दिया जाता है। जैसे इनटू एक पार्ट होगा टैक्स टी, एक पार्ट होगा जैसे डिविडेंड, और एक पार्ट होगा कुछ प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट। तो इसी तरह जो डिविडेंड है वो फिर बांटा जाता है बिटवीन द शेयर होल्डर्स एटसेट्रा। तो इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये है बॉन्ड्स और शेयर्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो शेयर्स में आप मतलब मालिक, एक तरह के मालिक बन जाते हो उस कंपनी के, ठीक है, और बॉन्ड्स में आपका इंटरेस्ट सिक्योर रहता है, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स उनको डिविडेंड मिलता है और बॉन्ड होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो ये है तो लेकिन हाँ, ये अब एसेट जो है हाईली लिक्विड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लिक्विड है, ठीक है। मतलब आप इनको जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास शेयर है, अगर आप चाहते हो कि नहीं जल्दी पैसा मिलना चाहिए, तो आप शेयर मार्केट में जाओ। रोज़ जो होता है शेयर प्राइसेस आपको पता होंगी, जो होता है निफ्टी सेंसेक्स, वो शेयर प्राइसेस दिखाता है। तो आप निफ्टी सेंसेक्स चेक करके अपने शेयर्स बेच सकते हो। सो ये नियर मनी होता है, मतलब इनको जल्दी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू मनी। ओके। नाउ प्लास्टिक मनी जैसे आपके पास हुआ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो इनको हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी। ओके। तो प्लास्टिक मनी के बारे में कुछ आए तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स जो भी हमारे पास होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक मनी। ओके। नाउ देन डिपॉजिटेड मनी या सेकेंडरी मनी। डिपॉजिटेड मनी जो होता है, देखिए बैंक्स के पास आप जो भी पैसा हम डिपॉजिट करते हैं उनको हम, या बाकी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस, LIC, ठीक है, LIC होता है, ठीक है, या ICICI, जो भी बाकी, एक तो बैंक्स हो गई और दूसरे होते हैं फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो बैंक्स क्या करती है, ये लोन्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो मतलब पब्लिक से पैसा लेके फिर उस पैसे से लोन आगे देती है। लेकिन जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इनका अलग होता है, ये जो पैसा लेते हैं फिर उसी को शेयर मार्केट में लगाते हैं। तो वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे जो है एक तो पब्लिक को अपना इंटरेस्ट के साथ देते हैं और खुद भी इनका कुछ प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो कमीशन वमीशन एटसेट्रा वो होता है। नॉन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आप याद रखिएगा, जैसे LIC, ठीक है, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC होता है, ICICI, ठीक है, एटसेट्रा, HDFC का कुछ, तो ये होते हैं फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे मुथूट फाइनेंस हुआ, ठीक है, तो वहाँ भी अगर आप देखोगे तो इस तरह का मतलब जो होता है वो भी कुछ ये पब्लिक से पैसा लेके उनको सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स कुछ देती है, और फिर वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगा के पब्लिक को वापस कर देती है, ठीक है। वैसे ये अलग टॉपिक है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो आपके सिलेबस में तो ऐसे नहीं है, ठीक है।
नाउ देन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे जाएंगे। देखिए डायरेक्टली आपको बैंक अकाउंट्स के बारे में नहीं आ सकता, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी को समझने के लिए बैंक अकाउंट्स का थोड़ा पता होना चाहिए। तो देखिए किस तरह के अकाउंट होते हैं: सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड रेकरिंग डिपॉजिट्स। तो इनका मतलब क्या है? देखिए सेविंग डिपॉजिट का मतलब है सेविंग। सेविंग्स जो भी आप जनरल बैंक में पैसा रखते हो, जिसमें आपको मतलब आप जब चाहो पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, जब चाहो तो निकाल सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड सेविंग अकाउंट। तो इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम रहती है और लो इंटरेस्ट रेट रहता है, ठीक है, सेविंग अकाउंट में, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि आपको कुछ फिक्स टाइम बस ज़रूरी इतने पैसे भरने हैं या एक ही टाइम में इतना देना है। तो आप जब चाहो पैसा भर सकते हो, जब चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट क्या होता है? देखिए सेविंग अकाउंट में क्या है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट होता है, देखिए अब ठीक वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो करंट अकाउंट जो है, आप जब चाहो तब आपकी डिमांड पे बैंक को आपको ज़रूरी पैसा देना है। सेविंग अकाउंट में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। मतलब आप बैंक को अभी जाओगे, बोलोगे नहीं 1 करोड़ अभी चाहिए, अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो बैंक आपको थोड़ा टाइम देगी कि हाँ हमें इतना टाइम दीजिए, देन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन करंट अकाउंट में बैंक लायबल होता है, उनको डेफिनेटली जितना आप अमाउंट कहोगे आपको उनको बैंक को प्रोवाइड ज़रूरी करना है विद इन नो टाइम। तो उसको बोलते हैं करंट अकाउंट, ठीक है। तो उसके बाद फिक्स्ड एंड रेकरिंग डिपॉजिट्स। तो सिंपल फिक्स्ड डिपॉजिट्स में क्या है कि आपको फिक्स्ड एंड रेकरिंग डिपॉजिट्स का मतलब है मान लीजिए ये कोई बैंक है, तो आपने फिक्स्ड डिपॉजिट का अकाउंट रखा है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब है आपको एक ही टाइम पे कुछ अमाउंट बैंक में रखना है, मान लीजिए 1000 का, तो आपको एक ही टाइम पे 1000 रखना है। और मान लीजिए इसकी मैच्योरिटी 5 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स के बाद आपको इसका इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट। तो रेकरिंग डिपॉजिट में लेकिन हाँ क्या होता है, रेकरिंग डिपॉजिट में मतलब आपको कुछ फिक्स्ड, यही मान लीजिए आपने अभी 1000 दिया एक ही टाइम, तो फिक्स्ड डिपॉजिट 5 साल बाद आपको फिर इसका इंटरेस्ट के साथ ये मिलेगा। लेकिन रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, यही 1000 आपको इंस्टॉलमेंट्स में भरना पड़ेगा। मान लीजिए पहले साल ऐसे ही 200, ठीक है, फिर 1 साल बाद और 200, इसी तरह 5 साल, 5 साल में 1000। तो ये होता है रेकरिंग डिपॉजिट। फिक्स्ड पीरियड के बाद आपको मनी डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो ये होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन होता है, इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन फिक्स्ड और रेकरिंग डिपॉजिट में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, देन सेविंग एंड करंट। करंट में इंटरेस्ट नहीं होता है इसमें, बल्कि यहीं से थोड़ी चार्जेस देनी पड़ती है, क्योंकि बैंक को मतलब विद इन नो टाइम बैंक को पैसा देना पड़ता है। तो इस करंट अकाउंट से जो है बैंक लोन आगे नहीं दे सकती ज़्यादा, ठीक है। देखिए बैंक को लोन देना है, ठीक है, लोन देना है, तो ज़्यादा लोन वो किस पे देगी? बैंक को अगर लोन देना है, यहाँ पे लोन, बैंक को देना है लोन लेंडर्स को, ठीक है, लेंडर्स को। लेकिन बैंक को लोन कौन देता है? पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक जो पैसा डिपॉजिट करती है उससे आगे जो है बैंक लोन देता है। लेकिन अब पब्लिक ने मान लीजिए सेविंग अकाउंट है, रेकरिंग है, फिक्स्ड डिपॉजिट, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट रेकरिंग डिपॉजिट में बैंक को पता है कि ये हमें 5 साल बाद वापस देना है, तो बैंक इस पे ज़्यादा लोन देगी। अगर फिक्स्ड या रेकरिंग डिपॉजिट आया तो बैंक इसको आगे एज लोन फॉरवर्ड कर देगी। लेकिन करंट अकाउंट इनको पता है कि नहीं, अगर इतना आया 10 करोड़ आया तो ये कभी भी निकाल सकता है, तो कोई भरोसा नहीं है कि कब ये मतलब ये पैसा हमारे चला जाए, तो इस पे ये लोन नहीं देती करंट अकाउंट पे। तो सेविंग अकाउंट पे इस पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन रहता है, ओके ना। उसके बाद थोड़ी टर्म आप याद रखोगे, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब है, देखिए डिमांड डिपॉजिट का मतलब है एंटायर करंट अकाउंट और डिमांड लायबिलिटी पार्ट ऑफ सेविंग अकाउंट। अब इसका मतलब क्या है? देखिए डिमांड डिपॉजिट का मतलब है जब भी आप बैंक को जाओगे, कोई भी कस्टमर अगर बैंक के पास जाएगा, अगर ये कस्टमर है, तो ये मान लीजिए ये है बैंक, ठीक है, ये है बैंक। तो अगर ये बैंक के पास जाएगा ये कस्टमर, अगर इसका करंट अकाउंट है वहाँ पे, तो बैंक को डेफिनेटली विद इन नो टाइम, उसी टाइम बैंक को इस कस्टमर को पैसा देना है। तो ये होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब आपकी डिमांड पे ही आपको पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। लेकिन अगर अब सेविंग अकाउंट का क्या है कि डिमांड डिपॉजिट में अब क्या आएगा? सारा करंट अकाउंट, ठीक है। फिक्स्ड और रेकरिंग डिपॉजिट नहीं आएगा, क्योंकि वो मैच्योरिटी के बाद ही आपको मिलेगा, ठीक है। या अगर आप वो पैसा निकालते हो तो आपको लॉस होता है, ठीक है। तो एंटायर करंट अकाउंट आपको
आपकी डिमांड डिपॉजिट में आएगा, आपकी डिमांड पे आपको पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। तो लायबिलिटी और लायबिलिटी पार्ट ऑफ सेविंग्स अकाउंट, तो लायबिलिटी पार्ट ऑफ सेविंग अकाउंट का मतलब है, देखिए सेविंग अकाउंट में भी मैंने आपको अभी बोला कि इसमें तो एक तो होता है थोड़ी रेस्ट्रिक्शन रहती है, ठीक है, मतलब अगर आप बैंक को ज़्यादा बोलोगे तो वो बोल सकते हैं आपको कि आप थोड़ी देर रुको। लेकिन हाँ, कुछ पार्ट अगर आप मतलब मान लीजिए कुछ यही 10,000 20,000 के लिए जा रहे हो तो आप विद इन नो टाइम वो पैसा निकाल सकते हो। तो डिमांड लायबिलिटी पार्ट ऑफ सेविंग्स अकाउंट मतलब वो पार्ट सेविंग अकाउंट का जो आप विद इन नो टाइम निकाल सकते हो। यहाँ से एटीएम, यहाँ से गए एटीएम में अगर 20,000 थे आप अभी निकाल सकते हो अपनी सेविंग्स अकाउंट में। तो वो होता है डिमांड लायबिलिटी पार्ट। तो डिमांड मतलब विद इन नो टाइम आप पैसा निकाल सकते हो। तो उसमें आता है सारा करंट अकाउंट और आपका डिमांड लायबिलिटी पार्ट ऑफ सेविंग अकाउंट। मतलब अगर आप करोड़ के लिए जाओगे, सेविंग अकाउंट है आपका, तो बैंक आपको थोड़ा टाइम मांगेगी, तो वो फिर टाइम लायबिलिटी पार्ट हुआ। लेकिन अगर आप उससे कम कम जा रहे हो, लाख 10,000 कुछ, तो जो आप निकाल सकते हो विद इन नो टाइम, तो वो होता है डिमांड लायबिलिटी पार्ट ऑफ सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो ये होते हैं डिमांड डिपॉजिट, जो आपकी डिमांड पे ही आपको पैसा मिल जाएगा बैंक से, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। तो टाइम डिपॉजिट्स का मतलब क्या है, अब देखिए, अब टाइम डिपॉजिट उल्टा है डिमांड डिपॉजिट का। तो सारा फिक्स्ड अकाउंट और रेकरिंग डिपॉजिट्स और टाइम लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स। तो मतलब देखिए इसमें जो भी आपके पास अब फिक्स्ड रेकरिंग डिपॉजिट है तो ये टाइम पे डिपेंडेंट होती है। मतलब अगर फिक्स्ड डिपॉजिट है फॉर 5 ईयर्स तो 5 साल बाद ही आपको पैसा इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, या रेकरिंग डिपॉजिट्स में भी ऐसा ही होता है। तो ये टाइम पे डिपेंडेंट होती है, आपकी डिमांड पे डिपेंडेंट नहीं होती है। तो इसकी अपनी मैच्योरिटी होती है, तो वो होते हैं टाइम डिपॉजिट्स, ओके। आई होप कि डिमांड डिपॉजिट्स टाइम डिपॉजिट्स आपको समझ आया होगा। नाउ अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो अब हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मनी सप्लाई, ठीक है। देखिए बहुत ही अब यहाँ से जो है मेन टॉपिक एक्चुअली शुरू होता है, ठीक है। देखिए मनी सप्लाई का मतलब क्या है, मनी सप्लाई इसमें क्या क्या आता है। देखिए मनी सप्लाई इंक्लूड्स करेंसी एंड कैश डिपॉजिट्स। तो अभी मैंने आपको बोला, देखिए अब इसमें क्या होता है मनी सप्लाई में। मनी सप्लाई देखिए, आप मान लीजिए 3 एंटिटीज़ में आपको बोलता हूँ, एक है गवर्नमेंट, GOVT गवर्नमेंट, दूसरी है ये मान लीजिए पब्लिक, ठीक है, और तीसरा मान लीजिए आप है बैंक, ठीक है, बैंक। अब मनी सप्लाई क्या होता है, देखिए जितनी भी मनी इकोनॉमी में है, मतलब ये मेजर करती है परचेजिंग पावर इन द इकोनॉमी। मतलब लोगों के पास कितना पैसा है, ठीक है, लोगों के पास कितना पैसा है कि वो खरीद सकें। तो जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा परचेजिंग पावर होगा, उतनी ज़्यादा डिमांड होगी मार्केट में। लेकिन अब इस मनी सप्लाई में देखिए खाली पब्लिक आएगा, जो बैंक के पास अपनी डिपॉजिट्स है वो नहीं आएंगे, जो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट्स है वो भी नहीं आएंगे। क्योंकि जो गवर्नमेंट और बैंक है वो क्रिएटर्स ऑफ मनी होते हैं, ठीक है। उन पे देखिए गवर्नमेंट के पास कोई मनी होगा या बैंक के पास कोई मनी होगा, ये नहीं है कि वो मतलब वो इन्फ्लेशन में ज़्यादा रोल प्ले करेंगे, या फिर मतलब जो कंट्री की इन्फ्लेशन लेवल्स हैं या प्राइस लेवल्स हैं उनमें वो वो उसको बड़ा या घटा नहीं सकती, क्योंकि वो क्रिएटर्स ऑफ मनी है, उनको पता है कि हमें क्या करना है। लेकिन पब्लिक के पास जो मनी होगा वो इंक्लूड होगा इन द मनी सप्लाई। गवर्नमेंट और बैंक का डिपॉजिट्स लेकिन हाँ यहाँ पे याद रखिएगा, बैंक के अपने डिपॉजिट्स, ठीक है, जैसे बैंक का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, RBI के साथ अपना अकाउंट रहता है, उसमें उनका कुछ पैसा रहता है, ठीक है। तो वो डिपॉजिट्स मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होंगी, और गवर्नमेंट डिपॉजिट्स भी मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होंगी। तो मनी सप्लाई में खाली किसका अब मान लीजिए यहाँ पे ये है बैंक बी, ये है गवर्नमेंट, ठीक है, और तीसरा है पब्लिक। तो मनी सप्लाई में खाली वो मनी आएगा जो पब्लिक के पास है, ठीक है। ये जो मतलब ये मैंने शेड किया थोड़ा, तो ये मनी पब्लिक का मनी सप्लाई में आएगा। तो ये करता है मेजर परचेजिंग पावर इन द इकोनॉमी। पब्लिक के पास कितना पैसा है, ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो परचेजिंग पावर मेजर करता है मनी सप्लाई। लेकिन इसमें गवर्नमेंट और जो बैंक के अपने डिपॉजिट्स है, बैंक के अपने डिपॉजिट्स, लोन्स को छोड़ के, देखिए लोन वो आगे दे सकते हैं तो उससे परचेजिंग पावर इकोनॉमी में बढ़ सकता है। लेकिन बैंक का जो अपना पैसा है, जैसे बैंक का अकाउंट रहता है RBI के साथ, ठीक है, या बैंक का अपना होता है, देखिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो हम आगे पढ़ेंगे CRR SLR, तो वो अभी मैं आपको नहीं बोलूँगा। तो बैंक का देखिए अपने डिपॉजिट्स वो भी इंक्लूड मनी सप्लाई में नहीं होंगे, लेकिन खाली वही होगा जो पब्लिक के पास पैसा होगा। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट और बैंक है ये क्रिएटर्स ऑफ मनी माने जाते हैं। मतलब ये वो एंटिटीज़ है जो मनी को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मनी सप्लाई क्या होता है, अब
तो मनी सप्लाई क्या होगा? अब देखिए, अब मनी सप्लाई में दो चीज़ें आएंगी, एक तो करेंसी और डिपॉजिट मनी। करेंसी हो गया जो भी मतलब करेंसी मार्केट में पब्लिक के पास है, ठीक है, शॉपकीपर्स एटसेट्रा, जो भी इकोनॉमी में है, जो भी जितने भी पर्सनज है, जितने भी शॉपकीपर्स है, बैंक और गवर्नमेंट को छोड़ के। तो यहाँ पे करेंसी खाली बैंक पब्लिक की, गवर्नमेंट और किसको कट करना है? गवर्नमेंट को कट करना है और बैंक्स को कट करना है, ठीक है। उनके बगैर जितनी भी करेंसी इकोनॉमी में है, प्रेजेंटली है, उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई, ठीक है। तो और क्या होता है? डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट मनी मतलब जो लोगों ने बैंक में पैसा रखा है, बैंक का डिपॉजिट्स नहीं, बैंक के डिपॉजिट्स आरबीआई के साथ, बैंक का अपना स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो नहीं, लेकिन जो पब्लिक का पैसा जमा है बैंक में वो आएगा, ठीक है, क्योंकि उससे बैंक आगे लोन दे सकता है, ठीक है। तो एक तो करेंसी आएगा और डिपॉजिट मनी आएगा, ठीक है। तो करेंसी और डिपॉजिट मनी, तो ये कहलाता है मनी सप्लाई, ठीक है। तो क्योंकि डिपॉजिट मनी जो है ये आगे एज लोन प्रोवाइड किया जा सकता है, तो इसे परचेजिंग पावर इकोनॉमी में बढ़ सकता है। तो मनी सप्लाई मेजर करता है परचेजिंग पावर इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में परचेजिंग पावर मतलब कि पब्लिक के पास कितना करेंसी है, ज़्यादा होगा ज़्यादा परचेजिंग पावर, कम होगा कम परचेजिंग पावर, ठीक है। तो उसके बाद कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई या मॉनेटरी एग्रीगेट्स हम थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, इनमें कुछ बेसिक टर्म्स आती है, जैसे पहला है M1 इज इक्वल टू सी प्लस डी डी प्लस ओ डी। देखिए पहला क्या है, पहला जो कंसेप्ट है मतलब जिससे हम मनी सप्लाई यूजुअली मेजर करते हैं, ठीक है। देखिए पहला आता है हमारे पास M1, ठीक है। M1 होता है बराबर सी प्लस डी डी प्लस ओ डी। तो सी का मतलब है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो भी मतलब पब्लिक के पास करेंसी है वो। उसके बाद अभी हमने पढ़ा ऊपर डिपॉजिट्स, तो डिपॉजिट्स में आएगा एक तो डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट्स, पहला कंसेप्ट जो M1 में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट मैंने आपको बोला वो पैसा जो आप कभी भी बैंक के पास जाओगे तो आप वो पैसा निकाल सकते हो विद इन नो टाइम, ठीक है। तो वो होता है डिमांड डिपॉजिट, आपकी डिमांड पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो और अदर डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स में आप मान लीजिए जैसे कुछ IMF के पास मतलब मान लीजिए RBI के साथ अकाउंट होता है, वो वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। या आप मान लीजिए कुछ जो RBI के गवर्नर रहे होंगे, फॉर्मर गवर्नर्स ऑफ RBI, तो फॉर्मर गवर्नर्स ऑफ RBI, आप कमेंट में बोल दीजिए आज कौन है RBI गवर्नर, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए मनमोहन सिंह है, मनमोहन सिंह, तो ये रहे हैं फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI, तो इनके ये RBI में अकाउंट खोल सकते हैं और वहाँ से पैसे, उसमें पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं ऑन डिमांड बेसिस। तो ये होता है अदर डिपॉजिट्स, ठीक है। तो इसमें मतलब मान लीजिए कुछ फॉर्मर जो पिछले गवर्नर रहे होंगे RBI के, वो मतलब निकाल सकते हैं पैसा RBI से, तो ये होता है अदर डिपॉजिट्स, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ये होता है M1, ठीक है। तो इसमें आएगा करेंसी, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स मैंने आपको समझाया, मतलब जैसे जो RBI के गवर्नर रहे होंगे वो अकाउंट रख सकते हैं RBI के साथ, ओके ना। उसके बाद आता है M2। M2 में आता है M1 प्लस सेविंग अकाउंट विद पोस्ट ऑफिस, ठीक है। देखिए M में हमने लिखा C प्लस डी डी प्लस ओ डी, तो M2 अब किस बराबर आएगा? M2 मतलब ये मेजर्स हैं जिससे हम मनी सप्लाई मेजर करते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसमें आएगा एक तो CB करेंसी जो पब्लिक के पास है, प्लस डिमांड डिपॉजिट, प्लस अदर डिपॉजिट्स, और प्लस क्या आएगा? सेविंग अकाउंट विद पोस्ट ऑफिस बैंक्स, मतलब पोस्ट ऑफिस के साथ, अगर पोस्ट ऑफिस बैंक्स के साथ कुछ का अकाउंट रहता है सेविंग अकाउंट, तो वो भी अगर इंक्लूड होगा तो M2 निकल के आएगा। मतलब M1 को खाली यहाँ CC, अगर आप देखोगे यहाँ देखिए CC करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक जो है, मतलब हार्ड करेंसी जो भी पब्लिक के पास है वो हो गया करेंसी, और डिमांड डिपॉजिट जो भी मतलब बैंक में है करंट अकाउंट, और इसमें कौन होगा? डिमांड लायबिलिटी पार्ट ऑफ सेविंग अकाउंट और अदर डिपॉजिट्स, और इसमें ऐड करना है खाली हमें क्या? पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स, ठीक है, PO सेविंग्स। तो पोस्ट ऑफिस के पास मतलब पब्लिक की जो भी सेविंग्स पोस्ट ऑफिस में है उसको हम कहते हैं, उसको हम अगर M1 में इंक्लूड कर देंगे तो M2 निकल के बन आ जाएगा। तो ये M1 M2 कब बन जाएगा? जब पोस्ट ऑफिस सेविंग्स इसमें ऐड होगी, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में देखिए अब इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में नेग्लिजिबल ज़्यादा मतलब उसमें अकाउंट नहीं होते ज़्यादा, बाकी कमर्शियल बैंक्स में होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि पोस्ट ऑफिस का ज़्यादा फिनेंशियल इनकल्शन, मतलब पुअर जो सोशली बैकवर्ड हैं उनमें फिनेंशियल इनकल्शन हो तो इसीलिए होता है, तो लेकिन ज़्यादा ये सेविंग्स नहीं होती, तो इसलिए इसमें कम डिफरेंस रहता है। अब अगर मैं आपको बोलूँ सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन है, मतलब कौन किसको आप M1 कि M2 सबसे ज़्यादा लिक्विड है, तो सबसे ज़्यादा लिक्विड होगा M1, क्योंकि देखिए यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स है, तो सेविंग्स में आएगा फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट्स भी, ठीक है।
लोन्स तो प्रोवाइड नहीं करती पोस्ट ऑफिस, फिक्स्ड और रेकरिंग डिपॉजिट्स। तो फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट ये हमें पता है कि ये टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। अगर टाइम पे डिपेंड करता है तो आपकी डिमांड पे डिपेंड नहीं करता है, तो आपको रुकना पड़ेगा। जब भी टाइम की बात आएगी, अगर आपको रुकना पड़ेगा तो कम लिक्विड है। अगर जिस चीज़ में कम टाइम लगेगा एक्सचेंज होने में, मतलब उसके बदले में गुड्स और सर्विसेज जल्दी खरीदी जा सकती है, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है। लेकिन जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा तो वो कम लिक्विड है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विड होगा M1, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट और करेंसी है, तो इसको आप विद इन नो टाइम एक्सचेंज कर सकते हो। लेकिन M2 में इंक्लूड हुआ सेविंग अकाउंट विद पोस्ट ऑफिस, तो इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट दोनों आएंगी। तो इसीलिए ये जो सेविंग अकाउंट विद पोस्ट ऑफिस है ये कम लिक्विड होगा देन M1। तो M1 ग्रेटर हायर लिक्विड होगा देन M2, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कौन सा सबसे ज़्यादा लिक्विड होगा। ओके, देन M3। देखिए अब M1 को क्या करना है, अभी हमने M1 को ऐड किया पोस्ट ऑफिस अकाउंट, अब इसी M1 को आप ऐड कीजिए टाइम डिपॉजिट, ठीक है, इसको ऐड कीजिए टाइम डिपॉजिट्स। तो टाइम डिपॉजिट्स में फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, अब सारे बैंक्स, अब खाली पोस्ट ऑफिस नहीं, बाकी सारे बैंक्स में भी जो भी टाइम डिपॉजिट्स है फिक्स्ड, रेकरिंग, ठीक है, जो टाइम पे डिपेंड करती है, मतलब आप जाओगे यहाँ से सीधे पैसे नहीं निकाल सकते बैंक से, तो आपको मतलब रुकना पड़ेगा फिक्स्ड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट के लिए, क्योंकि उनकी मैच्योरिटी होती है। तो टाइम डिपॉजिट जब आप M3 में ऐड, M3 किसके बराबर आएगा, M1 में TD ऐड कर दो, टाइम डिपॉजिट पार्ट, ठीक है, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे खाली सेविंग अकाउंट विद पोस्ट ऑफिस, लेकिन यहाँ पे सारे टाइम डिपॉजिट, जैसे कमर्शियल बैंक्स में जितने भी टाइम डिपॉजिट्स हैं वो ऐड कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा लिक्विड अब कौन होगा, देखिए M3 होगा लेस लिक्विड देन M2, ठीक है। लेकिन हाँ, ये भी आप याद रखोगे सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो M3 है, क्योंकि देखिए जनरली जो यूज़ होता है मॉनेटरी एग्रीगेट वो M3 होता है, ठीक है, M3 जनरली यूज़ होता है इकोनॉमी में। तो इसका मतलब है एक तो M1 अब क्या क्या आएगा, M1 में करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, प्लस अदर डिपॉजिट्स और प्लस इसमें आप जोड़ दो टाइम डिपॉजिट, ठीक है। तो M1 ज़्यादा लिक्विड होगा कि M3, कमेंट सेक्शन में आप बोल दीजिए, ठीक है, क्योंकि अब मैंने आपको समझाया, आई होप कि आप आंसर कर लोगे। कौन सा ज़्यादा लिक्विड होगा, बिटवीन M1 और M3 को कंपेयर करना है, और आप कमेंट सेक्शन में बोलिए कि सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन है, M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड है कि M3 सबसे ज़्यादा लिक्विड है, ठीक है, मतलब किसको जल्दी एक्सचेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो इस टर्म से आप सीधे पहचान सकते हो, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देन M4, तो M4 में अब क्या कर लो, अब ये जो M3 है इसमें ऐड कर दो टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, ठीक है, जितने भी अब सारे डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस के साथ है तो उसको M3 के साथ, M3 को वो ऐड कर लो तो वो आएगा हमारा M4, ठीक है। तो M4 ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें थर्ड है, ठीक है, M3, M1 प्लस TD ज़्यादा जनरली यही यूज़ होता है, ठीक है। तो M4 में अब इसी M1 प्लस TD, ठीक है, प्लस TD प्लस अब टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक्स, पोस्ट ऑफिस वो रख लो, ठीक है। यहाँ पे खाली सेविंग अकाउंट यूज़ किया था। हाँ, एक सेकंड, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको शायद, देखिए यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट मतलब खाली जो सेविंग अकाउंट होगा, ठीक है, तो उसमें थोड़ा डिमांड डिपॉजिट और ज़्यादा तो टाइम डिपॉजिट ही, डिमांड डिपॉजिट ही होगा यहाँ पे DD, और कुछ पार्ट मतलब अगर आप कुछ 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा मांग रहे हो तो उसके लिए रुकना पड़ेगा, तो टाइम डिपॉजिट पार्ट आएगा। लेकिन यहाँ टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक्स, मतलब यहाँ पे देखिए एक तो ये सारा आएगा, एक तो सेविंग्स अकाउंट भी प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट भी और प्लस रेकरिंग डिपॉजिट, मतलब जितने भी डिपॉजिट्स हमारे पोस्ट ऑफिस के साथ है। तो सबसे ज़्यादा कम लिक्विड कौन होगा, अब M4 सबसे कम लिक्विड होगा, क्योंकि इसमें अब फिक्स्ड, रेकरिंग डिपॉजिट सब आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे खाली सेविंग अकाउंट विद पोस्ट ऑफिस आया था, लेकिन यहाँ पे टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस आए थे। लेकिन इसमें से जो है पोस्ट ऑफिस के कुछ होते हैं जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, वो नहीं आएंगी, खाली डिपॉजिट्स, टोटल डिपॉजिट्स, जैसे हुआ यही फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, और आया आपका यही सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बोला अकाउंट के टाइप, उसमें सेविंग अकाउंट क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, ठीक है। तो M3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज़्यादा यही यूज़ होता है, ओके, टू मेजर द मनी सप्लाई, ओके। नाउ उसके बाद चलते हैं टोटल परचेजिंग पावर इन द इकोनॉमी। तो परचेजिंग पावर अब कौन मेजर करता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कौन है, M3, ठीक है, M3, ओके। तो ठीक है, M3 अब किस बराबर आएगा, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स, तो M1 किस बराबर आएगा, एक तो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक
डिमांड डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट्स और प्लस कर दो टाइम डिपॉजिट, ठीक है। तो ये होता है जनरली, ये मेजर करता है परचेजिंग पावर। तो M3 क्या मेजर करता है? परचेजिंग पावर इन द इकोनॉमी। पब्लिक के पास कितना पैसा है, अगर ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा परचेजिंग पावर, ठीक है। तो डिमांड ज़्यादा होगी मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, तो उसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। वैसे वो दूसरा टॉपिक है, उसको छोड़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है एक और कंसेप्ट, रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी या प्राइमरी मनी, ठीक है। देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M0 या H से, ठीक है। तो देखिए अब हमने अभी कहा जो मैंने आपको अभी बोला रिजर्व मनी से पहले मैंने आपको बोला कि मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, ठीक है। तो उसकी बात हमने की, ठीक है। तो वो हमने बोला मनी सप्लाई। लेकिन अब रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी वो मनी होता है जब हम इसमें बैंक के डिपॉजिट्स भी ऐड कर लेंगे। अभी हमने बैंक के डिपॉजिट्स ऐड नहीं किए थे। देखिए हमने तीन तीन लिए थे, एक तो पब्लिक, एक सेकेंड, एक तो हमने लिया था ये मान लीजिए पब्लिक P, और ये मान लीजिए गवर्नमेंट, और ये मान लीजिए बैंक, ठीक है। अब मान लीजिए अब हमने इनकी करेंसी भी जोड़ दी और इनकी करेंसी भी जोड़ दी, इसको भी लिया और इसको भी लिया, लेकिन इसको नहीं लिया। तो जो अब पब्लिक और बैंक को मिला के जो भी करेंसी अब इकोनॉमी में होगी तो वो हो गया वो हमारे पास होता है हाई पावर्ड मनी, ठीक है, या प्राइमरी मनी, ओके। तो टोटल मनी जिसमें अब पब्लिक के साथ बैंक को भी जोड़ दो, बैंक के डिपॉजिट्स भी, मतलब बैंक का जैसे RBI के साथ अकाउंट रहता है उसमें उनको पैसा डालना पड़ता है, ठीक है, पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है, तो वो होता है बैंक का। या बैंक का अपने पास जो पैसा रहता है वो भी आप ऐड कर लो, तो वो आता है हमारे पास रिजर्व या हाई पावर्ड मनी, ठीक है। तो अब देखिए M0 से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी को, ये होता है बराबर C+R प्लस अदर डिपॉजिट्स, ठीक है। तो सी हुआ सीधे करेंसी जो भी पब्लिक के पास है M3 यहाँ पे, ठीक है। तो सी होता है सीधे M3। तो आर हो गए रिजर्व्स, बैंक के अपने रिजर्व, जैसे RBI के साथ अकाउंट हुआ, या जो अपने पास पैसा रखती है बैंक, ठीक है। सारा तो लोन नहीं देगी ना, क्योंकि कस्टमर्स को भी पैसा देना पड़ता है। तो जो बैंक अपने पास रखेगी तो उसको हम बोलते हैं SLR बोलते हैं उसको। चलिए वो डिस्कस कर लेंगे कल की क्लास में। तो जो बैंक के पास अपना पैसा रहेगा वो मतलब बैंक और पब्लिक की मनी जोड़ के जितना भी आएगा तो वो होगा हमारे पास प्राइमरी मनी या हाई पावर्ड मनी, ठीक है। तो इसी तरह देखिए OD और अदर डिपॉजिट्स, ये मैंने आपको बोला ही, ठीक है। तो अब रिलेशन बिटवीन मनी सप्लाई एंड M0, ठीक है। तो देखिए मनी सप्लाई बराबर होती है मनी मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइड बाई M0, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर किस बराबर आएगा? अब मनी मल्टीप्लायर का मतलब है, देखिए ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। M इज इक्वल टू MS मनी सप्लाई अपॉन M0, ठीक है। तो रेशो बिटवीन जो भी मनी सप्लाई है और जो M0 है, मतलब मनी सप्लाई यहाँ पे जो भी मनी पब्लिक के पास है, बैंक और गवर्नमेंट को छोड़ के, यहाँ पे बैंक और गवर्नमेंट को एक्सक्लूड करना है। यहाँ पे M0 मनी एक तो पब्लिक के पास, पब्लिक को भी इंक्लूड करना है और बैंक को भी इंक्लूड करना है और गवर्नमेंट को एक्सक्लूड करना है, क्योंकि गवर्नमेंट क्रिएटर ऑफ मनी होता है, ठीक है। तो ये होता है मनी मल्टीप्लायर, स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये होता है रेशो बिटवीन मनी सप्लाई एंड रिजर्व मनी, ठीक है। तो ये जो मतलब प्राइमरी मनी जो भी मतलब मनी क्रिएट किया जाता है। देखिए अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बीच का रिलेशन अच्छे से। देखिए ये मान लीजिए RBI है, ठीक है। RBI ने प्रिंट किया 100 रुपये का नोट, ठीक है, 100 रुपीज़ का नोट। तो अब 100 रुपीज़ का नोट प्रिंट किया, ठीक है। मान लीजिए ये अब SBI को दे दिया, कोई किसी पर्सन को दे दिया 100 रुपये, ठीक है। देखिए अब क्या होता है 100 रुपीज़, ठीक है। तो ये था प्राइमरी मनी, ये था मतलब जो मनी बैंक ने प्रिंट करके जो मनी के जो कस्टमर के पास चला गया, तो इसने बैंक को दे दिया, ठीक है। SBI को मान लीजिए दे दिया। SBI के पास अब कितना आ गया 100 रुपीज़, 100 रुपीज़। लेकिन SBI मान लीजिए आगे किसी और पर्सन को लोन दे रही है, ठीक है, कोई और पर्सन है, लेकिन इसने 80 रिजर्व किया और 20 आगे लोन दिया, ठीक है। इसने आगे यहाँ 10 रुपये लोन दिया और 10 रिजर्व किया, ठीक है। अब मान लीजिए देखिए अब पहले कितना था 100 रुपये, लेकिन अब मान लीजिए इसी 10 में से इसने और 5 रिजर्व किए और 5 लोन दिया, ठीक है। अब देखिए इस 100 पहले 100 रुपीज़ टोटल प्रिंट हुआ था, मतलब जो RBI ने प्रिंट किया, लेकिन उसमें से लोन कितना मिला 80, फिर 10, फिर और 10, 80 10 10, ठीक है। या आप देखिए इसमें से थोड़ी और एक एग्जांपल लेते हैं। 100 रुपीज़ का नोट है, ठीक है, कस्टमर के पास गया और इसने SBI में डिपॉजिट किया। SBI ने रिजर्व किया 20 और 80 लोन दे दिया, ठीक है।
80। तो आगे मान लीजिए कुछ और उसने SBI ने मान लीजिए किसी ICICI बैंक को, ठीक है, इसको 60 का लोन दे दिया, ठीक है 60। तो आगे इसने मान लीजिए 60 का लोन दिया और 50 का लोन दिया और 10 रिजर्व की। लेकिन हाँ देखिए 100 रुपये खाली थी, लेकिन देखिए जो आगे जो लोन मिला, एक तो 80 SBI ने लोन दिया और इसने 60 दिया, 80 एंड 60, 8 एंड 6 0 0 0 एंड 140। देखिए 100 के बैकिंग पे यहाँ पे लोन जो मिला 140 का मिला। तो ये होता है क्रेडिट क्रिएशन मैकेनिज्म। मतलब आप जो प्राइमरली जो नोट था वो तो 100 रुपये का था, लेकिन जो लोन उस पर मिला वो बहुत ज़्यादा मिला। मतलब मनी जो मनी सप्लाई होगी वो बहुत ज़्यादा होगी देन द प्राइमरी मनी। मतलब अगर आपके पास 100 रुपीज़ का नोट है और ये गया SBI को पहले 100 रुपीज़, ठीक है, और आगे SBI ने किसी और बैंक को दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए इन्होंने 80 का लोन दे दिया और आगे इन्होंने इसी 80 में से 60 का लोन दे दिया, ठीक है, और आगे किसी और बैंक ने इसी में से 30 का लोन दे दिया, ठीक है, आगे इसी तरह 10 का। तो यहाँ पे 80 60 30 को आप ऐड कर लीजिए तो आपका 100 से ज़्यादा वैल्यू आएगा। मतलब 100 की बैकिंग पे जो लोन है वो बहुत ज़्यादा मिला। 80 + 60 140 + 10 150, मतलब 100 की बैकिंग पे 150 का लोन मिला। तो मतलब इसी को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन मैकेनिज्म, ठीक है। ये होता है क्रेडिट क्रिएशन मैकेनिज्म। तो यही होता है ये स्मॉल m, ठीक है। तो स्मॉल m मतलब ये मनी मल्टीप्लायर होता है। मतलब मनी सप्लाई जो है जब भी मतलब क्रेडिट क्रिएशन से क्या होता है, जो भी नोट प्रिंट होगा, ये m नोट, ये नोट प्रिंट हुआ सपोज, लेकिन उससे जो मनी सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। तो मनी सप्लाई जो है, मनी मल्टीप्लायर क्या करता है, ये मनी सप्लाई को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। जो प्राइमरली जो नोट इकॉनमी में चला गया, लेकिन उससे जो लोन्स आगे जो वो जब वो सर्कुलेट इकॉनमी में हुआ, उससे जो क्रेडिट क्रिएशन हुई वो बहुत ज़्यादा हुई। मतलब उससे जो लोन्स जिन लैंडर्स को जिन बरोवर्स को उधार मिला वो बहुत ज़्यादा मिला। मतलब 100 से मान लीजिए 500 का लोन मिला, ठीक है। तो वो मैंने आपको अभी समझाया क्रेडिट क्रिएशन मैकेनिज्म कैसे होता है, मतलब कैसे ज़्यादा ज़्यादा क्रेडिट मिलता है, ठीक है, जितना जितना नोट फ्लो हो रहा था 100 का, ठीक है। तो ये होता है क्रेडिट क्रिएशन मैकेनिज्म। और ये स्मॉल m यहाँ पे होता है मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर m को यहीं पे रख लीजिए स्मॉल m, और यहाँ पे इसको ये कर लीजिए MS/m0 निकल के आएगा, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर मतलब ये देखिए MS, अगर ये m होगा तो ये MS × m0। देखिए ये सिर्फ 100 का था, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, अब हमने मानी मनी सप्लाई, हमें देखनी है मनी सप्लाई। तो देखिए मनी मल्टीप्लायर आप मान लीजिए करंटली शायद 4.87 कुछ ऐसा है, और मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसको। m0 हमने 100 ही लिया था, ठीक है। लेकिन हाँ देखिए 100 हमने प्रिंट किया था, लेकिन 4.87 से जब आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कुछ 400 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 400.87 ऐसा ही कुछ। तो मतलब देखिए मनी सप्लाई, देखिए हमने कितना प्रिंट किया था, 100 100 यहाँ पे प्रिंट किया था, लेकिन उसको जब मनी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया, 4.87 से मल्टीप्लाई किया, तो वो 400 एंड कुछ आया। तो मतलब कितनी टाइम्स इंक्रीज हुआ, ये 100 रुपये खाली प्रिंट हुआ था, लेकिन जो उस पर मनी सप्लाई आया वो 400 पॉइंट समथिंग आया, ठीक है। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइमरी मनी, ठीक है। मतलब जो आप प्राइमरीली प्रिंट करोगे उससे जो क्रेडिट क्रिएशन बैंक इकॉनमी में होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई, ठीक है। तो आई होप कि ये क्रेडिट क्रिएशन मैकेनिज्म आपको समझ आया होगा। तो ये होता है मनी मल्टीप्लायर, ओके। तो यहाँ पे स्मॉल m जो होता है ये मनी मल्टीप्लायर होता है। मतलब ये जब मल्टीप्लाई होता है इस प्राइमरी m0 को, या प्राइमरी मनी या हाई पावर्ड मनी को, इससे क्या होता है, ये जो मनी सप्लाई है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब जो आप नोट प्रिंट करोगे उस पर जो क्रेडिट क्रिएशन, जो मनी सप्लाई होगी इकोनॉमी में, वो बहुत ज़्यादा होगी, हायर देन द जितना नोट प्रिंट हुआ था, ठीक है। तो सिंपल एग्जांपल यही याद रख लीजिएगा 100 रुपीज़ की, ठीक है। 100 रुपीज़ यहाँ SBI को चला गया, ठीक है, SBI को चला गया। SBI ने 20 रिजर्व किया, ठीक है, 20 रिजर्व किया और 80 का लोन दे दिया, 80 का लोन दे दिया, और आगे 80 का तो लोन दे दिया, ठीक है। और आगे जो है मान लीजिए किसी और को यहाँ पे 80 का लोन मिला, और उसने 20 रिजर्व किए और 60 का लोन दिया, ठीक है, और उसने आगे 30 का लोन दिया। तो आप मान लीजिए देखिए यहाँ इनको ऐड कर लीजिए, 80 60 30। इसी तरह आप मान लीजिए आगे 20 का लोन मिला, तो 80 60 30 20 का कितना मतलब है, 80 एंड 60 140, देन 50 60 70 80 90। तो देखिए 100 की बैकिंग पे
100 की बैकिंग पे 190 का क्रेडिट क्रिएशन हुआ इकोनॉमी में। तो मनी सप्लाई देखिए, हमने खाली 100 प्रिंट किया था, लेकिन मनी सप्लाई उससे ज़्यादा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई, ठीक है। मतलब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा गया देन द जितना प्रिंट हुआ था, ठीक है। तो ये होता है क्रेडिट क्रिएशन मैकेनिज्म। और इसको कौन अब इंक्रीज करता है, वो मनी मल्टीप्लायर करता है, ठीक है। क्योंकि जब एम मल्टीप्लाई होता है इस एम नॉट को, तो मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब इसमें हमारा जो रहता है वो है इसके कुछ मेथड्स, जैसे आरबीआई क्या करता है मनी सप्लाई को, अगर मतलब मनी सप्लाई मार्केट में कम करनी होगी तो एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, उसके बाद आरबीआई कैसे मतलब कौन से मेथड्स यूज़ करती है। तो आज की लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।